Good morning, class 9. So, here we are starting the making of the Indian Constitution. A very interesting topic. Today we know how our Constitution is made, who were the people, how much time is taken to prepare the Constitution, and what are the debates. Okay, and the most important members, who are the members in Constitutional Assembly, what is Constitutional Assembly. These are basics question behind the topic. So in present time you lived in a democratic and secular and a socialist country, India. Many students didn't know about their constitution, even don't know about the basics of the constitution. So this is new for you. So take the tour of making of the Indian constitution. और हाँ, ये जो कई बार आप देखते हैं सोशल मीडिया पे या नेट पे जो बहुत सारे लोगों का मतलब फेक न्यूज़ और फेक चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रचार रहता है, तो आप ये बुक्स पढ़िए बेटा एनसीईआरटी की, आपको हर किसी चीज़ के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं कि आप यूट्यूब पे बहुत सारा नॉलेज लें जाके, जो ऑथेंटिक रिसोर्स हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स भी कहीं से नॉलेज लेके नहीं आते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से पढ़ने के बाद किसी चीज़ पे अपनी राय रखते हैं। किसी की राय किसी पर्सन को लेकर डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गलत कहा ही जाता है, कहानियाँ बना के पेश किया जाता है और किसी को भी हीरो या विलन बना सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप सोशल साइंस को सोशल साइंस की तरह पढ़ें, विद फैक्ट्स पढ़ें और अच्छी किताबें पढ़ें, तो आप उन चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. जिस तरह से साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो जैसे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक अपार्थीड और एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम के ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाई, बहुत सारे पॉपुलर रिवोल्ट हुए, उसमें मेनली पर्सन नेम इज़ नेल्सन मंडेला। तो वो एक पूरा एक स्ट्रगल पाथ चूज़ करते हैं। 27 ईयर्स जेल में बिताने के बाद वो इंसान बाहर निकलता है और उन सारे एट्रोसिटीज़ जो हुई हैं ब्लैक पीपल्स पे, कलर्ड पीपल्स पे, वाइट जो लोग हैं उन्होंने किया है, उसको फॉरगिव, सदियों की वो सारी चीज़ों को फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हैं। वो उन चीज़ों से जो गुजरे हैं, जो एक टेबल पर बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉन अप किया है, वो आसान नहीं था, वो बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। हमारे इंडिया में तो आज भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े पैमाने पे है और हम ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं है कि ये हमारी गलतियाँ हैं या उनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ यूग एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। एक तो हम बहुत डाइवर्स हैं और यूज भी हैं, तो सिंपल सी बात है, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। एट द टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन। और उस टाइम इंडिया के लोग अपने स्टेटस को लेके कि वो एक सिटीज़न हैं, क्योंकि उससे पहले तो वो एज अ स्लेव, गुलाम की तरह ही ट्रीट हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो अब इस तरह से भर के अपने आप को सिटीजन्स मान रहे हैं इस देश का। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। धार्मिक आधार पे डिफरेंसेस हमारे यहाँ बहुत सारे हो गए, तो हमारी कंट्री जो है वो पार्टीशन हो गई और हमारी कंट्री का जन्म हुआ। जन्म हुआ क्यों बोलते हैं? जन्म हुआ से सेंस है कि हमारे हाथों में पावर आ गई। अब ये कंट्री सबका फ्री है, मिलजुल के बराबरी से हक से लड़ाई लड़ेंगे। उस हिसाब से हमने उसको एक नाम दिया है कि वी आर बॉर्न न्यू। ओके, दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो डरावना एक एक्सपीरियंस रहा है, बहुत डरावना, के पार्टीशन हुआ, वो दोनों तरफ से लोगों ने सहा है, इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड। फिगर है एक अप्रॉक्स के 10 लाख लोग मरे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। जब पार्टीशन रिलेटेड जो वायलेंस हुई उसमें दोनों तरफ से इतने सारे लोग मरे। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, और एक और प्रॉब्लम थी। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे
वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ये ब्रिटिशर्स की ना अपनी एक प्रॉब्लम थी, वो कभी भी किसी चीज़ को ऐसे छोड़ के नहीं जाते थे कि वो सही से मतलब रिमेन एज अ अपने सोवरेन में रह सके। वो हमेशा कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट छोड़ के ज़रूर जाते थे। उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि बाद में ये कभी भी खुश ना हो और हमें इनका दोबारा से सहारा, ये हमसे सहारा दोबारा से मांगे। उन्होंने ये बोला प्रिंसली स्टेट्स को, तो एक काम करो आप, या तो वो ये बोलते इंडिया में चले जाओ या तो ये बोलते पाकिस्तान में चले जाओ। वो जो उन्हें अदर ऑप्शन चूज़ करके दे गए ना, 3 ऑप्शन, इसी तीसरे ऑप्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो चुकी थी। पहले तो पार्टीशन ही बुरा था, ठीक है, बट था भी, या वो चीज़ें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान रखते, ये इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब था। तो वही बात थी कि या तो आप इंडिया के साथ मर्ज कर लें या पाकिस्तान के साथ जाएं या आप रिमेन इंडिपेंडेंट रहें। उसी मसले से लेके आज तक कश्मीर से लेके कश्मीर की समस्या आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाई है। द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स वॉज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। अब ये जो रियासतें थी प्रिंसली स्टेट्स, इनका मर्ज करना इंडियन यूनियन में काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था और अनिश्चित दर मतलब था, पर नहीं मतलब हम सोच पाते थे या नहीं सोचा था हमने कि ये होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि राजे रजवाड़े अपने हिसाब से अपनी जो रेन थे उसको कंटिन्यू करते थे। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो कंट्री का फ्यूचर उस तरह सिक्योर नहीं था जैसा कि आज है। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एन एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले लोग थे उन्हें चिंता थी, वो इस चिंता में थे कि अभी जो प्रेजेंट का है वो क्या है और हमारे कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए अब क्या स्टार्टिंग है देखते हैं। डिस्पाइट ऑल दी डिफ़िकल्टी देयर वॉज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इंडियन मेकर्स की अपनी कुछ एडवांटेजेस भी मिल रहे थे। अनलाइक साउथ अफ्रीका, जैसे कि साउथ अफ्रीका में दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कॉन्शियंस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक। वो इस तरह की चीज़ों के बारे में कल्पना नहीं कर पा रहे थे या कर पा रहे थे कि इंडिया डेमोक्रेटिक होगा या नहीं होगा। मच ऑफ दिस कॉन्शियंस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। और इस तरह की जो चेतना है या इस तरह का जो भाव है, इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी वो कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही होना शुरू हो गई थी। ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारे मेजर फ्रीडम फाइटर्स थे वो नेशन थ्योरी को बहुत पहले ही ला चुके थे, यूनाइट इंडिया की वो बात करते थे। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल। हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं है फॉरेन ताकत के खिलाफ। इट वॉज ऑल्सो स्ट्रगल टू रेजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ये टाइम है कि हम अपने स्ट्रगल को रिजुविनेट दोबारा से संघर्ष करके करें अपनी कंट्री के लिए, उसको बनाएं और ट्रांसफॉर्म बदलें अपनी सोसाइटी को और अपनी पॉलिटिक्स को। सोसाइटी को भी बदलना है, पॉलिटिक्स को भी बदलना है, जो कि ब्रिटिश के हाथ से जानी चाहिए। देयर वर शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब हम आज़ाद हो गए तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस, शार्प मतलब कोई कट्टर है, कोई हिंदुज़म कर रहा है, कोई इस्लाम को बहुत कट्टरता से अपना रहा है, और कुछ लोग हैं जो दोनों को मिल बांट के काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसे लोगों के अलग अलग रास्ते थे और इस तरह की चीज़ें फ्रीडम स्ट्रगल से भी दिखती थी हम। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, और ऐसे मतभेद या डिफरेंसेस हैं वो आज भी हैं इंडिया में। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र है, और भी ज़्यादा तरीके से बोलने लगे। बहुत सारी एट्रोसिटीज़ हैं जो किसी माइनॉरिटी पे, मुस्लिम्स पे, SC STs पे, दलित पे होती हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। लोग उन चीज़ों को बोल रहे हैं, जैसे मन की बात में JEE और नीट की एग्ज़ाम की वजह से ट्रोल हो रहे हैं सारी चीज़ें। रिसेंटली मोदी जी की उस चीज़ को 6 लाख लोगों ने डिसलाइक किया है और सिर्फ 1 लाख लोगों ने पसंद किया है। तो जब लोग समझने लगे कि आप रोज़गार पे, बाढ़ पे, इकोनॉमी पे, किसानों की हालत पे और नौकरी वाले मुद्दों पे, एग्ज़ाम्स के बारे में मुद्दों बात नहीं करते हो, आप कुत्ते पालने की, खिलौने बनाने की बातें करते हो फालतू की, तो लोग गुस्से में आएंगे ही, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ वर्क कर रही है। ओके,
येट सम बेसिक आइडिया हैड कम टू द एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। इतने सारे डिफरेंस हैं, आज भी हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी बेसिक जिस पे सभी लोगों ने अपनी राय को हामी में भर दिया कि हाँ हम इस चीज़ पे मानने को तैयार हैं। As far back as 1928, मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafted a constitution for the India। कहते हैं कि 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, और 8 कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए। In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelled on how to Indian constitution should look like। ये कराची में सेशन हुआ था बेटा 1931 में। किसका हुआ था? ये कांग्रेस का, नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। उसमें कहा गया कि हमारे इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उस पर उस तरह से ही धीरे धीरे बात होने लगी थी। बोथ दिस डॉक्यूमेंट वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अच्छा, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को, चाहे 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनकी बात हुई हो, चाहे 1931 में कराची सेशन की नेशनल कांग्रेस की बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कमिटेड रखा गया और उन दोनों चीज़ों को शामिल किया गया उन चीज़ों में कि जो वोट देने का अधिकार है वो रखा जाए, राइट टू फ्रीडम को रखा जाए, हमें हक हो, और इक्वलिटी, बराबरी का हक हो, एंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और जब हमारा देश आज़ाद हो तो जो हमारे राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का माइनॉरिटीज़ के लिए, उसकी सुविधा कॉन्स्टिट्यूशन में हो। द सम बेसिक वैल्यू वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो असेंबली है जहाँ पे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन आपका तैयार हो रहा था, बहुत सारे मेंबर्स थे, तो उन सारी बेसिक वैल्यू पे सभी लोगों ने अपनी हामी भर दी। मेड टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयार थे और कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए तैयार थे। The familiarity with the political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design। वो उसमें ये कहा गया कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जैसे बात हो, जैसे आपकी पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सॉरी जुडिशरी नहीं, और इसके अलावा जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल हैं, ग्राम पंचायतें हैं, कॉलोनियल रूल यानी जो ब्रिटिश रूल था, उस चीज़ ने भी हेल्प किया कि एग्रीमेंट को कि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। क्योंकि 1928 की अगर बात करोगे आप और 1931 की, तो उस टाइम ब्रिटिश थे और उस टाइम से ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट वाली बातें हो रही थी। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली अ फ्यू। ब्रिटिश रूल ने वोट देने का राइट सिर्फ कुछ ही लोगों को दिया। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेटर्स। तो ये तो खैर होता ही है कि कोई जब किसी जगह पर रूल कर रहा होता है तो वो उनकी उन चीज़ों को बहुत कम तरीके से राइट पावर और इन सब चीज़ों देने की बात करता है। तो वैसे इंडिया में था कि जब वो ले आए भी, ब्रिटिश जब लाए भी ना इस चीज़ को, तो लेजिस्लेटर था जिसमें कि मंत्रियों को या विधायकों को या एमपीज़ एमएलए को चुनने की जो पावर थी वो बहुत वीक था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो थी वो ब्रिटिश के हाथ में थी। और ब्रिटिश लोगों को ही सिर्फ क्या कहते हैं, ये रूल बना रखा था, राइट सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलेगा, इंडियन लोगों को मिलता ही नहीं था। नहीं तो इंडियंस को अगर हम देंगे तो बहुत सारे लोग जो है सभा में इंडियंस आ जाएंगे, तो ब्रिटिश का डोमिनेंस ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शंस हुए 1937 में। प्रोविंशियल लेजिस्लेटर मतलब प्रोविंशियल मतलब स्टेट होता है बेटा, एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, और जो अदर मिनिस्ट्रीज थी ब्रिटिश इंडिया वहाँ पे, देयर वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई जब वोटिंग राइट ही कुछ लोगों को मिलेगा तो फुली डेमोक्रेटिक कैसे कहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि डिफ्रेंशिएट और डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े लेवल पे हर चीज़ में होता था। ब्रिटिश सिटीजन से अलग तरह की चीज़ें व्यवहार की जाती थी और इंडियन लोगों से अलग। Okay, there were not fully democratic government, but the experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions। लेकिन था क्या, जो एक्सपीरियंस मिला बिगिनिंग में इंडियन लोगों को कि लेजिस्लेटिव में किस तरह से वर्क होता है, पार्लियामेंट में किस तरह से वर्क होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वहाँ कैसे वर्क होता है, वो उनके लिए बहुत यूज़फुल साबित हुआ कि जब वो अपने खुद की इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे। जैसे मान लीजिए आज कोई डॉक्टर है, किसी डॉक्टर के पास कोई छोटा सा जूनियर डॉक्टर है और वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो कल कोई जूनियर डॉक्टर भी तो सीनियर बनेगा। तो ठीक वैसे ही हमारे लोग थे उस टाइम पे कि जो एक्सपीरियंस गेन किए इंडियंस ने ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, वो उन्हें काम आए और उन्होंने उसी लेवल से देखने के बाद अपने इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया। एंड वर्किंग विद देम,
ठीक है, उनके साथ वर्क करने के बाद। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशन डिटेल्स एंड प्रोसीड्यूर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉस लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स, चाहे वो यूपीएससी की बात हो जहाँ आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं, पार्लियामेंट के प्रोसीड्यूर की बात हो, असेंबलीज़ की बात हो, या और भी टैक्सेस या कलेक्टर की बात हो, वो सारी प्रोसीड्यूर और वो कॉलोनियल लॉ जो थे, जो लॉ थे, वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में आ ही गए थे। आज भी पुलिस जो है और जो आपका तहसील लेवल पे वर्क होता है वो, और बहुत सारी चीज़ें सेम उसी टाइम की हैं जब वो ब्रिटिश के टाइम पे होती थी, उसी टाइम की आज भी हैं। पुलिस तो आज तक नहीं बदली अच्छे से। ओके, years of thinking and deliberation of the framework of the constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries. कहते हैं कि जब ये फ्रेमवर्क, इसकी शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही थी तो उसका अपना अलग बेनिफिट भी था। हमारे लीडर्स को फ़ायदा मिला कि वो कॉन्फिडेंस है कि वो अदर कंट्री से सीख सकते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखने को मिला, और अमेरिका से और अदर कंट्रीज से ये सब चीज़ें मिक्सचर की हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें मिल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, बट आवर ओन टर्म्स। लेकिन उसको किया भी इस तरह जाए कि हमारी अपनी खुद की शर्तों पे, ऐसा नहीं है कि जैसा उस कंट्री में है वैसा का वैसा ही लागू कर दिया जाए। हम इसको अपने कंट्री के टर्म्स की तरह, सर्कमस्टांसेस की तरह देखेंगे। मैनी ऑफ अवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ से इंस्पायर्ड हुए। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात है ब्रिटेन में, वहाँ पार्लियामेंट है, उसको हमने देखा, और राइट्स की बात है यूएस में, उसको भी हमने देखा। द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। और जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुआ था रशिया में, अभी आप यूनिट सेकेंड जब स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में तो आपको रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और आप जानेंगे कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन क्या था। उसमें बेसिकली ये होता है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सोशली और इकोनॉमिकली जब बात की जाए तो वहाँ इक्वलिटी होती है। तो हर कंट्री में जिस तरह की चीज़ें आई, उन सब चीज़ों को इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। येट दे वर नॉट सिंपली लिमिटेटिंग दैट अदर्स हैड डन। उस तरह नहीं किया जैसे कि अदर लोगों ने किया, हमने उसको अपने टर्म्स और सर्कमस्टांसेस के बेस पे लागू किया, लिखा। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड अवर कंट्री। सवाल किए जाते थे, इस पर बहस होती थी, डिबेट्स होती थी कि हमारी कंट्री पे ये चीज़ सूट की जाएंगी या नहीं। ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से सारी चीज़ों के ये फैक्टर जो है काम करते हैं, और इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की कहानी शुरू होती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सबसे अच्छा क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? वे देन वर द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन थे वो लोग? हु यू विल फाइंड ए वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। छोटे छोटे आपको ब्रीफ स्केच आपको साइड से दिए हैं, आप उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जानेंगे। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये बेटा यहाँ से उसकी डेफिनेशन है, आप याद रखें, ये डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक। ये यहाँ से आंसर है उसका कि द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब उस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करना, बनाना, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एक असेंबली जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनको द्वारा बनाया जाना, वो सारे मेंबर्स की जो असेंबली थी उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला है, कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आपका आंसर यहाँ तक है। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए जो इलेक्शंस थे जुलाई 1946 में स्टार्ट हुए थे। और जो ये साइड से आप लोग देख रहे हैं ना, या जो मैंने आपको रिटर्न वर्क कल यस्टरडे क्लास में लिखने को दिया था, ये वही लोग हैं जो इस असेंबली में थे। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। इसकी पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसके एक साल बाद ही आप लगभग देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में कंट्री डिवाइड हो जाता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इस तरह से डिवाइड हो गई कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक पाकिस्तान की, एक इंडिया की, क्योंकि लोग तो पहले तो यूनाइटेड इंडिया ही था ना बेटा, पहले यूनाइटेड इंडिया था ना, पाकिस्तान तो बाद में आया है, तो असेंबली भी के मेंबर भी बटेंगे इसका मतलब। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 299 मेंबर्स।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आता है, आप ध्यान रखें इस चीज़ को। 299 मेंबर्स थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। हमारी असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको इफेक्ट में कब लाए? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लाए, इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे 26 जनवरी एवरी ईयर। वो रिपब्लिक इसलिए मनाते हैं बेटा क्योंकि हमने ना जो सिस्टम रखा, हेड ऑफ जो सबसे बड़ा हेड है वो हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हेड माना है, और प्रेसिडेंट को चुनने के लिए हम लोग इनडायरेक्टली वोट करते हैं। इनडायरेक्टली मतलब लोग तो नहीं करते हैं, बट जो एमपी एमएलए होते हैं स्टेट्स के और सेंटर में बैठे हुए वो चुनते हैं। यानी कि जो हेड है, पर्सन है किसी कंट्री का, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या कोई और, वो रिपब्लिकली होना चाहिए, मतलब लोगों के द्वारा चुने हुए जो लोग हैं वो चुने। मतलब जैसे राजा महाराजाओं टाइप या राजकुमार राजा की तरह कहानी नहीं होनी चाहिए। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है वो आप लेटर ऑन आगे भी देखेंगे। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो। हम क्यों असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें कि जिसने असेंबली में 60 साल पहले इस तरह की चीज़ों को बनाया। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अबव, और हमने एक रीज़न भी ऊपर पढ़ा है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ असेंबली ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने मेंबर्स को ही इन चीज़ों में रिफ्लेक्ट किया हो। इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कॉन्सेंस ऑफ इट्स टाइम। उस टाइम की जो चीज़ें हैं वो भी उसमें बहुत बड़े ब्रॉड चेतना पे कही जाती है कि उस चीज़ को एक्सप्रेस किया गया। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties। कई कंट्रीज़ को अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से राइट करने पड़ा है क्योंकि वो कई रूल्स ऐसे थे जिनको मेजर ग्रुप्स को या पार्टीज़ को वो रूल पसंद नहीं थे। जयपाल सिंह के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कैप्टन फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम के थे, प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा के वो थे, और झारखंड पार्टी के बने ऐसे लोग भी थे। In some other countries the constitution exists as a mere piece of paper। और कई सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पेपर की तरह ही बन के रह गया, एग्जिस्ट करके रह गया। नो वन एक्चुअली फॉलो इट, बहुत सारे लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ अर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंस, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट है। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी, 50 साल की बात करें, सेवरल ग्रुप्स हैव बीन क्वेश्चन सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जो क्वेश्चन करते हैं हमारे प्रोविजंस को जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। ये सही नहीं है, ये ऐसा है, ये नया होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत बड़े लार्ज ग्रुप ने या बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने क्वेश्चन खड़े किए हों। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये चीज़ सही है गलत है, उसके ऊपर क्वेश्चन कभी किसी ने नहीं किया। ये एच.सी. मुखर्जी हैं। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सबसे बेहतरीन कामयाबी है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वर्ल्ड में। द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। असेंबली में जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते थे लोगों को इंडिया के, क्योंकि लोग अलग, ये जो लोग हैं एच.सी. मुखर्जी, जयपाल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टी कृष्णामाचारी, ये अलग अलग रीजन से आए हुए लोग थे, और ये वहाँ के रीजन में लैंग्वेज बोलने वाले लोग, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग, डिफरेंट कल्चर से बोलने वाले लोग वहाँ पे आए हुए थे, वो उन्हें पसंद करते थे, वो उनके जरिए ही चुन के आए थे। देयर वॉज नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम, उस टाइम वोट देने का अधिकार तो नहीं था। सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए आप ये जरूर कह सकते हैं कि डायरेक्टली चुने हुए नहीं थे। इट वॉज elected by mainly the members of the existing provincial legislature that we mentioned above। वो आपको याद है प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, लेजिस्लेटर हुए थे, उनके मेंबर्स इन लोगों को चुन के लाए थे। आप ये जरूर कह सकते हैं। ये दुर्गा भाई देशमुख हैं, आंध्र प्रदेश में एडवोकेट थी, पब्लिक एक्टिविस्ट थी वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए। दिस एंश्योर्ड अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स ऑफ द रिजाइम ऑफ द कंट्री। जोग्राफिकल शेयर समझते हैं? जैसे आपने ज्योग्राफी में चैप्टर्स पढ़ा है तो उसमें आपने देखा है कि पहाड़ी लोग हों, राजस्थान से हों, कोस्टल एरियाज़ के लोग हों, डेक्कन प्लेट्यू के लोग हों, आदिवासी लोग हों, नॉर्थ ईस्ट के लोग हों, पंजाब से हों, हर जगह से आए हुए लोग हैं, तो वो सारे लोग कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे सभी रीजन से। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और क्योंकि उस टाइम सबसे मेन पार्टी वही थी,
तो कहते हैं कि जो असेंबली में सबसे ज़्यादा मेंबर थे वो डोमिनेटेड थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, उस पार्टी से थे जिसने कि फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा भाग लिया था। बट द कांग्रेस इट सेल्फ इंक्लूड अ वराइटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस, बट कांग्रेस भी अपनी कई सारी वो पॉलिटिकल ग्रुप्स में और ओपिनियन में बटी रहती थी। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, ऐसे बहुत सारे मेंबर थे जो कांग्रेस के उसमें से एग्री नहीं करते थे उनकी चीज़ों पे, क्योंकि आप हम भी एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशंस। सोशली तरीके से कहा जाए, जैसे आप देखेंगे ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, है ना, और एडवोकेट हैं, वो हॉकी प्लेयर थे जयपाल सिंह, राजेंद्र प्रसाद अलग पर्सन है, एच.सी. मुखर्जी अलग हैं। तो कहते हैं कि क्लास, कास्ट, ग्रुप, रिलीजियस, ऑक्यूपेशन, अलग तरह से लोगों को उसमें शामिल किया गया। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। कहते हैं कि अगर वो मान लीजिए कि फ्राइजी से सिलेक्ट होती या नहीं भी होती, लेकिन उसका जो बनने का तरीका था वो कभी भी जो है दूसरे तरीके से अलग नहीं था, वो कहीं ना कहीं लोगों की उसमें मर्जी ही थी। ओके क्लास, तो ये यहीं तक हम शायद फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि मुझे लगता है इसमें काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए हैं अभी, तो ठीक है मैं ये पैराग्राफ भी फिनिश कर देता हूँ। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली जब बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन को रूप क्या दिया जाए, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक ओपन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। तो जो असेंबली थी वो अपने आप को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, खुले रूप से और बहुत चेतना के साथ वर्क कर रही थी। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। पहले तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे बात हुई कि हम कंट्री कैसा डिसाइड करें या क्या रखा जाए, धर्म के मामले में, इक्वलिटी के मामले में, न्याय के मामले में, तो उस चीज़ को डिसाइड किया गया, सब लोग उस पर राजी हुए। देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बेटा अलग बनी थी, जो उसके हेड कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने प्रिपेयर किया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन के लिए। सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज। मतलब कहते हैं ना, एक एक लाइन की क्लॉज पे, एक नियम पे बहस हुई, कई सारे डिस्कशन हुए, सेवरल ऑफ राउंड्स, कईयों बार, 100 ऑफ टाइम्स, 200 टाइम्स वो सारी चीज़ें उस पर डिस्कशन होते रहे। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर्ड कंसिडर्ड, 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट का मतलब किसी चीज़ में संशोधन करना होता है, बदलना नहीं होता है। बदलना तो चेंज करना हो गया, संशोधन मतलब किसी चीज़ में उसमें सुधार करना। द मेंबर्स डिलिबरेटेड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years, 3 ईयर्स और 114 दिन तक वो लगे रहे इस चीज़ में। और एवरी डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। जो वर्ड बोला गया, जो चीज़ें लिखी गई, उन सबको रिकॉर्ड किया गया, सेव रखा गया। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, और इन्हीं को हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स कहा। When printed these debates were 12 बल्कि वॉल्यूम्स, और जब ये बहस और ये चीज़ें रिकॉर्ड होकर जब प्रिंट हुई, बाहर आई, तो 12 वॉल्यूम में बाहर आई। दिस डिबेट प्रोवाइड द रेशनाइल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन सारी डिबेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक एक प्रोविज़न के बारे में बात की है, उसको सही से बताने की, समझाने की, प्रोवाइड करने की बात कही गई है। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इनको आप इस तरह से देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप इंटरप्रेट करना है, उसका मीनिंग समझना है, उसका अर्थ समझना है, तो उसके लिए वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग आज भी है। नेशनल आर्काइव जो न्यू दिल्ली में है, या नेशनल लाइब्रेरी है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप मिल जाएंगी आपको, आप कभी भी देख सकते हैं आफ्टर नॉर्मल लाइफ, आफ्टर द वैक्सीनेशन ऑफ कोरोना। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।